अभी रिसेंटली सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें विकी कौशल प्ले कर रहे हैं सैम मानेकशॉ का किरदार। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। ये लुक साल भर से चर्चे में रहा है जब से विकी कौशल की ये फोटो इंटरनेट पे वायरल हुई है। लोग का ये कहना रहा है कि यंग एक्टर्स लाइक रणबीर, विकी या फिर रणवीर आर रियली पैशनेट अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स। उनकी डेडिकेशन दिखती है उनके काम में। जब भी किसी एक्टर का फर्स्ट लुक रिलीज होता है और उनकी एक्टिंग देखी जाती है तो डेफिनेटली ये समझ में आता है कि उन्होंने काफी मेहनत की है। विकी कौशल खुद को चैलेंजिंग रोल्स में डालते रहे, चाहे वो कमली हो फ्रॉम संजू या फिर सरदार उधम सिंह। सैम मानेकशॉ का लुक तो मैच कर लिया है विकी ने, बट जब ये मूवी का पहला ट्रेलर आया था ना तो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया विकी कौशल ने कि वो ना एक फ्रेश क्ले की तरह है जो कैरेक्टर रोल्स में घुस ही जाते हैं जब तक कैरेक्टर की शेप में ना आ जाए। As an actor, I don't think I've done these many number of look tests. I think as a team we are very happy with the look that we've achieved for Sam Manekshaw. During the course of the film, I found that he has really done his homework so well. He's studied all the mannerisms, the way of talking, the way he should carry himself in a military manner, and more importantly, I don't think that anybody else would have done more justice to the character than Vicky has done. आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा। वो कोशिश करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और वो हम स्क्रीन पे देखकर विटनेस कर चुके हैं। पर तुम्हें पता है और किसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा? आज इस वीडियो में यार हम बात करेंगे अबाउट द लेजेंडरी लाइफ ऑफ सैम मानेकशॉ। 1947 के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट चुका था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की पावर तो वेस्ट पाकिस्तान में थी लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगालीज की थी जो ईस्ट पाकिस्तान में थे। आजादी के बाद पाकिस्तान में पहली बार इलेक्शंस हुए और वेस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान भारी वोटों से जीत गए क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान अभी डिक्टेटरशिप में खो चुका था जो उस वक्त वहां के प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान के पास थी। शेख मुजीबुर का इलेक्शन में बहुमत से जीतने के बावजूद याह्या खान ने यह मानने से इनकार कर दिया और तो और शेख मुजीबुर खान को जेल में भी डाल दिया। Sheikh Rahman was imprisoned by the president. Pakistan must get full regional autonomy. They must be self-sufficient in all respect. जिनकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में लोगों ने याह्या खान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पर याह्या खान ने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को भेज के उनका भी मुंह बंद कर दिया। लाखों में लोगों का जेनोसाइड हुआ और यहाँ तक कि बंगाली औरतों का रेप किया गया और वहाँ के लोगों को उन्हीं का घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया बाय पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। ये नंबर्स इतने मासेस में थे कि ईस्ट पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे थे पर उनकी उम्मीद बिखर चुकी थी क्योंकि ना तो उनके पास कोई सहारा था क्योंकि उन्हें अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना था और ना ही उनके पास कोई पावर थी। तो मजबूरी में ईस्ट पाकिस्तानी सिविलियंस ने अपनी ही एक आर्मी बना ली थी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसका नाम था रज़ाकर्स। ये मुद्दा इंटरनेशनल तब बना जब एक मेजर पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आने लग गई। आजादी के 24 साल बाद ईस्ट पाकिस्तान से लोग इंडिया में आने लग गए थे। अब भारत की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग बुलाई इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए क्योंकि रिफ्यूजीज भारी मात्रा में इंडिया में आ रहे थे। पर दिक्कत ये थी कि उस वक्त भारत भी अपनी इकोनॉमी संभालने की कोशिश कर रहा था। तो उस मीटिंग में एंट्री होती है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ द सैम मानेकशॉ की। 3 अप्रैल 1914 सैम के पेरेंट्स लाहौर से ट्रैवल कर रहे थे। सैम के फादर डॉक्टर थे तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए और उस वक्त सैम अपनी माँ हिला के पेट में ही थे। सैम के पेरेंट्स पारसीज थे और 1903 में वो मुंबई छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वहां पर उनके दोस्त भी थे और उनकी मेडिसिन प्रैक्टिस भी वहीं पर हो रही थी। तो 3 अप्रैल को ट्रेन में ट्रैवल करते करते स्टेशन आया अमृतसर और ट्रेन रुकी ही थी कि हिला को लगा कि अब उनसे और ट्रैवल नहीं होगा। तो हॉर्मिज्ड मानेकशॉ ने जब स्टेशन मास्टर से मदद मांगी तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि ऐसी हालत में आगे ट्रैवल मत करो भाई और हिला को अमृतसर के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और ऐसे सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ 3 अप्रैल 1914 अमृतसर में।
अब पोस्ट प्रेगनेंसी में हिला को ना रिकवर होने में काफी वक्त लग गया और वो वक्त सैम के पेरेंट्स के लिए इतना अच्छा गुजरा कि मानेकशॉ परिवार ने अमृतसर में ही रहने का मन बना लिया। मानेकशॉ परिवार में सैम के 2 भाई और 2 बहनें थी और वो अपने घर में सबसे छोटे थे। सैम बचपन में अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग अमृतसर पंजाब से ही की। बट बड़े होने के बाद सैम ने अपने फादर से जब कहा कि उन्हें लंदन जाना है मेडिसिन की आगे की पढ़ाई करने के लिए तो उनके फादर ने मना कर दिया, ये कह के कि उनकी अभी उम्र नहीं हुई है। उसी मेन टाइम में फील्ड मार्शल सर फिलिप ने इंडिया में मिलिट्री एकेडमी बनाई जो ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए इंडियन कैंडिडेट्स को ट्रेन करेगी, जिसकी ट्रेनिंग एज होगी 18 साल से 20 साल और वो इन्हें सिलेक्ट करेगी एक एग्जाम के बेसिस पे जो कंडक्ट करेगी पब्लिक सर्विस कमीशन, ताकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल जाए। अपने फादर से ना सुनने के बाद रिबल सैम ने इस ओपन कंपटीशन में अप्लाई कर दिया और इस एग्जाम में पास होने वाले पहले 15 कैंडिडेट में सैम 6th नंबर पर आए और ऐसे बना फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी द पायनियर्स। वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल चल रहा था। अलाइज और एक्सिस के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि अब यूनाइटेड नेशंस को क्वालिटी ऑफिसर्स की कमी होने लग गई थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआती 2 साल तक तो सैम मानेकशॉ को टेम्परेरी बेसिस पे कैप्टन और मेजर की रैंक दी गई। उसी दौरान उन्होंने काउंटर अटैक किया था इंपीरियल जापानीज आर्मी के अगेंस्ट, जिसमें 50% कैजुअलिटीज के बावजूद सैम मानेकशॉ की टीम की जीत हुई। और जब उन्होंने हिल कैप्चर कर लिया था तो मशीन गन से उन पे अटैक हुआ जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए थे। पर उन्होंने 4th बटालियन और 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को ऐसे लीड किया कि उन्हें सैम द ब्रेव के नाम से भी लोग जानने लगे। उसके बाद 4 फरवरी 1942 को उन्हें परमानेंट कैप्टन की पोस्ट से सम्मानित किया। 1947 इंडिया को आजादी मिली और इंडिया अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, इंडिया और पाकिस्तान। जहां इंडिया अपनी इकोनॉमी और अपने संविधान पे काम कर रहा था और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, वहीं चाइना ने अक्साई चीन बॉर्डर पर रोड बनाना शुरू कर दिया और ये क्लेम किया कि ये रीजन चाइना के अंडर आता है। जब रोड कंप्लीट हो गया तो इंडिया को इसके बारे में पता चला और इंडिया ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। 1960 में चाइना ने इंडिया को कहा कि वो NEFA टेरिटरी यानी अरुणाचल प्रदेश छोड़ देंगे अगर इंडिया अक्साई चीन के सपने देखना ही छोड़ दे तो। 10 जुलाई 1962 चाइनीज ट्रूप्स ने इंडिया पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया, जहां इंडियन आर्मी को ये आदेश दिए गए कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही फायर करनी होगी। सीनो इंडियन वॉर 1962 में सैम मानेकशॉ का काम था स्ट्रेटेजिक लेवल पे वॉर के लिए प्लानिंग करना और उसे एग्जीक्यूट करना। सीनो इंडियन वॉर के बाद सैम मानेकशॉ ने अनप्रिपेयर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप पे काफी सवाल उठाए। मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर। पहली बार हिंदुस्तान में फौज के बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया उन्होंने और ये बताया कि उसकी वजह से उन्हें चाइना के साथ हार का सामना करना पड़ा। पंडित जी ने कहा चाइना आ गए था कि थ्रो देम आउट। उस वक्त उसने हिम्मत से नहीं कहा कि मेरी फौज अभी तैयार नहीं है, उनके पास सामान नहीं है, कमांडर नालायक थे, इसलिए नहीं तो फौज कभी हार नहीं सकती। इस क्रिटिसिज्म की वजह से इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया ताकि आगे ऐसी दिक्कतें ना आए और उन्हें वापस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान अपनी फोर्सेस जम्मू कश्मीर के रास्ते से भेजने की कोशिश करने लगा था। ये वॉर इतनी भयानक थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इस वॉर में हुआ था। उस वक्त सैम मानेकशॉ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के। इस वॉर में भी उनका काम था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का और जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं उन पे नजर रखने का। 1962 की वॉर में चाइना से हारने के बाद पाकिस्तान ने 91,000 स्क्वायर किलोमीटर रन ऑफ कच्छ पे क्लेम किया, जिस पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सेटलमेंट हुई और पाकिस्तान को 780 स्क्वायर किलोमीटर रन ऑफ कच्छ का एरिया दे दिया गया। बट याहा खान को लगा कि अब 1965 में भी इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो खुद को डिफेंड भी कर सकती है, क्योंकि 1962 सीनो इंडियन वॉर में भी इंडिया ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी।
5 अगस्त 1965 25 से 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एलओसी क्रॉस किया कश्मीरी लोकल्स का भेस बदल के। जब ये टिप इंडियन आर्मी को मिली बाय द लोकल्स ऑफ कश्मीर तो इंडियन आर्मी ने 15 अगस्त को सीज फायर लाइन को क्रॉस किया और 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को कैप्चर कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने टिटवाल, उरी और पूंछ को कैप्चर कर लिया जब इंडियन आर्मी हाजी पीर पास को कैप्चर ही कर रही थी। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया और उस ऑपरेशन का नाम था ग्रैंड स्लैम, जिसका मोटिव था अखनूर ब्रिज को कैप्चर करने का जो जम्मू में है, जिससे वो इंडियन आर्मी ट्रूप्स की सप्लाई रूट्स और कम्युनिकेशन को तोड़ सके। आयूब खान की ये प्लानिंग और कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट थी कि उसे लगा इंडियन आर्मी को ये धक्का सहन नहीं होगा और वो टिक नहीं पाएगी। पर ग्रैंड स्लैम ग्रैंड फेल हो गया, जैसे ऑपरेशन गिब्राल्टर हुआ था और ये अब एक फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो नतीजा थी टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल डिफरेंसेस का। Your troops are stationed there. No, I understand it perfectly well. There's absolutely no doubt in my mind. Our troops are stationed there because we are and we were threatened by the military regime of Pakistan in no uncertain words. 1971 इंडो-पाकिस्तान वॉर। अब इस मीटिंग में ये मुद्दा तो यार चर्चे में था कि पाकिस्तान अपनी मनमर्जियां करता रहा है, पर सबसे बड़ा मुद्दा था ह्यूमैनिटी का, क्योंकि यार लाखों लोग मारे जा चुके थे। ईस्ट पाकिस्तान में औरतें तक सेफ नहीं थी, लोगों को अपना ही घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया था पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने। तब इंडिया में पॉलिटिकल मीटिंग्स होने लग गई, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को अब ये दिखाना था कि अगर पड़ोसी मुल्क में ऐसी चीजें होंगी तो भाई भारत इसकी निंदा करता है। बट जब ये बातचीत इंडिया में हो रही थी तो याह खान को लगा कि शायद इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के मुद्दे में इन्वेड करेगा और कहीं वो उसे कैप्चर ना कर ले, तो याह खान ने इंडिया पर एयर अटैक किया ताकि इंडियन आर्मी ही बिखर जाए। इन केस अगर वॉर स्टार्ट होगी तो वो पहले ही वीक हो जाए। तब पहली बार इतिहास में भारत ने 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर लड़ी, वो भी ह्यूमैनिटी के लिए। और 13 दिन की इस वॉर के बाद जब इंडिया ने जीत हासिल की तो 16 दिसंबर 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली और पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन आर्मी और मुक्ति बहानी के सामने सरेंडर कर दिया। इस वॉर के बाद मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल अटेंशन मिली, प्लस इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप ग्लोबली चर्चे में आए, जिसकी वजह से अलायंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी बदलाव आए। सैम मानेकशॉ एकेए सैम बहादुर ने 1973 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिटायरमेंट ली। उन्हें काफी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जिसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड्स भी थे। उनका नाम ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है, उनकी लीडरशिप, इंटीग्रिटी और डेडिकेशन टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस की वजह से। जय हिंद। सैम बहादुर स्टारिंग विकी कौशल एज सैम मानेकशॉ मूवी का जब फर्स्ट लुक रिलीज हुआ तो विकी कौशल का यार एक ही लुक काफी था ये बिलीव करवाने में कि ये मूवी कुछ हटके होने वाली है। मूवी का ट्रेलर ही काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और विकी कौशल ने सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर बखूबी निभाया है। जिस हिसाब से एनिमल की हाइप यार इस साल चल रही है, विकी कौशल की सैम बहादुर के रोल ने ना सबको चौंका दिया। तुम्हें विकी कौशल एज सैम बहादुर कैसे लगे नीचे कमेंट्स में बताओ। और ये थी यार सैम बहादुर जी की कहानी। अगर तुम्हें वीडियो सच में पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो और सब्सक्राइब कर लो। यार कब तक कमेंट करके बोलते रहोगे अंडररेटेड यूट्यूबर। हाँ, तुम लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो गाइस। हम मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब।